जैसे कि हर एक्ट की डेफिनेशन सेक्शंस होती हैं, इस तरीके से इस एक्ट में भी डेफिनेशन के लिए सेक्शन 2 ही डेजिग्नेटेड है, या मैं कहूं जैसे डीटीएल में आपके लिए डेफिनेशन की सेक्शन 2 है, ऐसे हर एक्ट में जो है डेफिनेशन की सेक्शन 2 ही होती है और उसको अभी तक तोड़ा नहीं गया। सबसे पहला हमारे रेलेवेंट जो डेफिनेशन है हम पहले वो देखते जा रहे हैं, फालतू डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे। वैसे तो 87 डेफिनेशन करीब दी हुई हैं, बट वी आर एट द फर्स्ट डेफिनेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले डिफाइन होता है, इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेटिकली ए आ रहा है इसलिए। Accounting standard means the standards of accounting or any addendum thereto for companies or class of companies referred in section 133. और अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 133 नोटिफाई नहीं हो पाई। नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो सेक्शंस का 133 तो नोटिफाई हो गई है। एक हमारे पास एक मास्टर लिस्ट रहेगी जिसमें कौन कौन सी सेक्शन नोटिफाई हुई हैं, हम उसको देख रहे हैं। अब सबसे पहले आती 133, वेदर इट हैड बीन नोटिफाइड और नॉट। सो अगर आप लिस्ट देखें तो 133 हैड बीन नोटिफाइड, 134 हैड बीन नोटिफाइड, लेकिन कुछ सेक्शंस नफरा के कॉन्स्टिट्यूशन की हैं वो अभी नोटिफाई नहीं हुई। सो 133 एंड 134, 135, 136 हैव बीन नोटिफाइड, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो दैट इज नोटिफाइड। क्योंकि अभी मुझे खुद रेफरेंस लेना पड़ेगा कि कौन सी सेक्शन नोटिफाइड है, बिकॉज नोबडी कैन इस वक्त समझ पाना मुश्किल है कि कौन से सेक्शन नोटिफाइड है, बार बार रेफरेंस लेना पड़ेगा। 133 इज नोटिफाइड। 133 ऑफ द एक्ट सेज, जैसे हमारी 211 3C हुआ करती थी कि अगर किसी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगना है तो उसके ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे जो नाकास नोटिफाई करेगा। नाकास डिसॉल्व हो चुका है, नाकास स्वर्गीय हो गया, नाकास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं बची, उसकी जगह एक नई चीज आ गई है एंड दैट इज नोन एज नफरा, NFRA, National Financial Reporting Authority. So National Financial Reporting Authority has replaced the नाकास। तो नाकास अभी हालत यह है कि नाकास डिसॉल्व हो चुका है और नफरा अभी बना नहीं है। नफरा का कॉन्स्टिट्यूशन होना बाकी है, बाकी सेक्शन नंबर 133 तो लग चुकी है। सो वेरी सिंपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इफेक्ट ही यहीं से आया कि अब तक हम बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 211 सबसेक्शन 3C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब उसकी जगह हमको हमारे ऑफिस में जाकर सारी चीजें अगली बैलेंस शीट में चेंज करनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 बाय नफरा, दैट इज कॉल्ड NFRA। सो ये पहला चेंज आया है। सेक्शन 133 क्या है वो अपन जब अकाउंट्स और ऑडिट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ ऑनवर्ड स्टैंड चेंज। जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाकास ने लिए थे वो एज इट इज अभी एप्लीकेबल है, लेकिन नफरा आके उनको चेंज कर सकता है। सो नाकास नाम की कोई चीज अगर आपको कहीं दिखती है तो इट हैज नो मीनिंग एट ऑल, आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएट कंपनी, अब तक एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन एज सच कंपनीज एक्ट में दी ही नहीं थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता था, लेकिन यहां पर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है। In relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not subsidiary company of the company having such influence as includes joint venture company. यानी उन्होंने साफ कह दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन न तो आप क्या होना चाहिए सब्सिडियरी और ना ही आप क्या होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर। साफ लिखा हुआ है, बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। यहां लाके इन्होंने लफड़े कर दिए। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन ही हमारी अलग है बॉस, और आपने यहां लाके बोल दिया एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। एसोसिएट की डेफिनेशन में बहुत बड़ा चेंज है अगर आप 4C करें तो। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद लिख दिया
एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। ये डेफिनेशन किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो हम जॉइंट वेंचर को अलग ही मानते हैं, जहां पर एग्रीमेंट से जॉइंट कंट्रोल होता है। ये तो कह रहे हैं कि इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। तो पहला इंपैक्ट इसका ये आ गया कि एज पर कंपनीज एक्ट एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। अब इसका क्या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाने, अभी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्लैरिफिकेशन लिखना पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए अपने यहां पर कि इसके इन चीजों के बारे में भी क्लैरिफिकेशन आने बाकी है। जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक क्लैरिफिकेशन आ चुके होंगे। एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। इसके अकाउंटिंग रिपरकेशन बहुत सारे हैं। मुझे आज मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली कितने बच्चे आएंगे, इसलिए मैंने करीब 100-150 करवाए हैं। कल तक और हो जाएंगे कॉपी, क्योंकि अब मालूम ही नहीं था कि बच्चे कितने हैं नवंबर वाले। 100 बांट दो, एक सभी इनको दे दो, मेरे पास तो पूरा डायरेक्ट। नाउ पहला कंक्लूजन हमारे लेक्चर का ये निकलता है कि एसोसिएट कंपनी में कौन शामिल होगा। तो सर एसोसिएट कंपनी में शामिल होंगी जॉइंट वेंचर भी। उसके बाद खुद ही एक्सप्लेन करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। बिजनेस डिसीजन पर आपका एग्रीमेंट के थ्रू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या 20% कम से कम आपके पास वोटिंग राइट्स हो, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड नोन एज जॉइंट वेंचर, दैट इज नोन एज एसोसिएट। लेकिन साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड कर डाली, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो पहली चीज जो बाहर आती है नया अमेंडमेंट, दैट जॉइंट वेंचर विल बी इंक्लूडेड इन द एसोसिएट। अब चक्कर ये है कि हमारे पास तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है फॉर एसोसिएट और 27 है फॉर जॉइंट वेंचर। तो मेरे हिसाब से अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। जब भी हम बात करेंगे कंसोलिडेशन की, तो दैट कंसोलिडेशन विल इंक्लूड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर बोथ। बट स्टिल ये नोट करना जरूरी है कि नए कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर इसको क्या बोला है, जॉइंट वेंचर कंपनी। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 मत बोलना प्लीज, सॉरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर ही जो है इंक्लूड किया है जॉइंट वेंचर को, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर जो इंक्लूड किया है जॉइंट वेंचर को, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो अभी, ऑथोराइज्ड कंपनी, बैंकिंग कंपनी, वी नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दोज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरा देख लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वी ऑल नो। अब एक नई डेफिनेशन और 2 नई डेफिनेशन वो लेकर आए। पहला बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर, और 13वें नंबर पे लाए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे पास, एक है बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर, और दूसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 डिफरेंट डेफिनेशंस, बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर। इस कंपनीज एक्ट में जब भी बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर वर्ड यूज किया जाएगा, उसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसमें है, डीड भी उसमें है, वाउचर भी उसमें है, राइटिंग भी उसमें है, डॉक्यूमेंट भी उसमें है, मिनट बुक्स भी उसमें है। जितने रजिस्टर रखते हैं चाहे पेपर पे चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सब आ जाएंगे। मतलब एक वाइडर टर्म डाल दी बुक्स और पेपर्स या बुक्स एंड पेपर्स। और उसके बाद एक नई टर्म उन्होंने इस बार डिफाइन की, पिछली बार बुक्स ऑफ अकाउंट डिफाइन थी सेक्शन 209 में, इस बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उन्होंने डिफाइन ही अलग किया है, दैट इज इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दे हैव डिफाइंड व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये वही डेफिनेशन है जो 209 में हमने आईपीसीसी में पढ़ी थी। All sums of money received and expended by a company and the matters in relation to which the receipt and expenditure took place, that means cash book and bank book. All sales and purchase of goods and services by the company, मतलब sales register and purchase register. The asset and liabilities of the company, मतलब general ledger. An item of cost as may be prescribed in section 148 यानी cost record, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं तो
पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते थे 209 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में, अब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होंगे सेक्शन 148 में। सो ये सारे मिलाकर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहे जाएंगे। कोई नई डेफिनेशन नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बस इतना सा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकते हैं। जब मैं चैप्टर चालू करूंगा आपका, तब मैं बताऊंगा चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 मैंने आपको दिए हुए तीनों, उनमें हम देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो उन्होंने यहां दिखा दिया। लेकिन एक्ट पढ़ते समय अब आपको ध्यान रखना होगा दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक अलग चीज है और बुक्स एंड अकाउंट्स एक अलग चीज है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, बुक्स एंड अकाउंट्स अलग है। देन कम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। दे हैव डिफाइंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। सेक्शन 2 सबसेक्शन 217 में उन्होंने डिफाइन किया चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन। पूरी डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालोगे और वो ये, हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द अटैक। जिसने सीओपी ले रखी है वही हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्ट में। अब एक्ट कहीं भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा, दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मैं सिर्फ उन सेक्शंस को डील कर रहा हूं जो अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेट करती हैं। बाकी सेक्शंस को डील करने का काम आपके कंपनी लॉ के टीचर्स का रहेगा। मेरा काम जहां तक है वो मैं अपना काम कर रहा हूं। वेरी सिंपल। Chartered accountant means a chartered accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of Chartered Accountant Act 1949 who hold valid COP। यानी अब अगर कहीं भी chartered accountant word यूज किया है तो उसका by default meaning होगा practicing CA। उनको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि CA in practice। Practicing CA is well defined under the section। बहुत clearly they have defined it। Then comes Chief Executive Officer and Chief Financial Officer। सर CEO और CFO दोनों को अलग से दिया गया है। Chief Executive Officer मतलब वो ऑफिसर who has been designated as such by it। कंपनी जिसको CEO बोल रही है वही CEO है। कंपनी को डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि उनका CEO कौन है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी को हम बोल नहीं देंगे, उसका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए एज अ CFO। क्यों? क्योंकि CFO के ऊपर भी बहुत तगड़ी धाराएं लगी हुई हैं। ही विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इसलिए CFO को अब डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस करना मुश्किल हो गया। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करने से ज्यादा मुश्किल हो गया सर्विस करना। क्योंकि सर्विस करने में आप कहां जा रहे हो? CFO पे। और CFO पे जबरदस्त तगड़ी पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस है। सो खाली ऑडिट करना मुश्किल नहीं हुआ सर। CFO हैज बीन डिफाइंड और वो क्लियरली बोल देते हैं कि अगर ये वायलेशन हुआ तो CFO विल बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए उन्होंने CFO डिफाइन कर दिया है। और हम CFO को CFO तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसका अपॉइंटमेंट ना होगा एज अ CFO। चलो सर, तो फिर हम अपॉइंटमेंट लेटर ही लेंगे एज अ CFO। कोई बात नहीं, आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में तो हम ले ही लेंगे, वो तो बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है। खैर, उन डेफिनेशंस को आपको आपके कंपनी लॉ के टीचर पढ़ाएंगे। मुझे जो पढ़ाना है वो मैं बता दूं। नाउ दे हैव डिफाइंड डिबेंचर, दे हैव डिफाइंड डिपॉजिट्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds or other instrument of a company evidencing a debt whether consisting a charge on asset of the company or not। that means अब तुम उसको bond कह लो, चाहे तुम उसको short term debt कह लो, चाहे तुम उसको long term debt कह लो, हमें मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt। तुमने डेट लेकर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जारी किया तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट डिबेंचर ही बोलने वाला हूं। चाहे तुम उसको बॉन्ड बोलो, चाहे तुम उसको कुछ भी बोलो। एनीथिंग, मैंने आपको डेट दिया और डेट लिया आपसे और आपको इशू कर दिया एक इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा? डिबेंचर। चाहे तुम उसको बॉन्ड बोलो, चाहे डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलो, चाहे कोई सा भी बॉन्ड बोलो, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? डिबेंचर। बहुत क्लियर डेफिनेशन है डिबेंचर की। एंड देन
deposit. It includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amounts as may be prescribed in constitution with RBI. Reserve Bank of India के rules हुआ करते हैं acceptance of public deposits के लिए, उनमें जो छोड़ दिए गए हैं, बाकी उसके अलावा हम सारे के सारी चीजों को, सारे लोन को हम क्या मान लेंगे? Deposits. ओहो, every loan will be treated as what? Deposit, unless it has not been treated कि उसको आरबीआई ने एग्जाम कर दिया हो कि नहीं, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे. मतलब ये भी एक बहुत वाइडल डेफिनेशन आ गई. रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ अ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म. एक कंपनी ने पैसे लिए हैं किसी से, या तो डिपॉजिट के तौर पर, या तो लोन के तौर पर, या किसी और तरीके से, हम उन सबको मिलाकर एक ही चीज बोलेंगे, दैट इज व्हाट? डिपॉजिट. जब तक आरबीआई खुद प्रिस्क्राइब नहीं कर देता कि दिस इज व्हाट, इट इज नॉट डिपॉजिट. यानी बहुत क्लियरली डिपॉजिट्स को वाइडर डेफिनेशन दे दी गई है, और डिपॉजिट्स में तो 12 ही बजा दी गई है कंपनीज की. जब आप डिपॉजिट्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिफाइंड. बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40. कई चीजें ऐसी जो कंपनीज एक्ट ने कभी डिफाइन ही नहीं की थी. दिस कंपनीज एक्ट 2013 हैज डिफाइंड देम वेरी specifically and categorically. Financial statement in relation to a company includes, inclusive definition है financial statement की, a balance sheet as at the end of the financial year, a profit and loss account, और जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, पहले होती थी सेक्शन 25 कंपनीज, उनकी जगह अब यहां पर हो गई है सेक्शन 8 कंपनीज. उनके लिए उन्होंने बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो नॉर्मल के लिए बैलेंस शीट और पी&एल, बाकी के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिएगा, और साथ में चाहिएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. नो दे विल अप्लाई कि किसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लगाना है. एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स्ड देयर टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन क्लॉज 1 टू क्लॉज 4. 1 से लेके 4 तक जितने भी एनेक्सर होंगे वो सारे के सारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे. कैश फ्लो सब पर लगाना जरूरी है. सिर्फ 3 लोगों को कैश फ्लो से छूट है. 1 पर्सन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, एंड provided that financial statement with respect to 1 person company, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, 3 कंपनीज हैं जिन पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगेगा. कान खोल के सुन लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर एप्लीकेबल हो गया है थ्रू कंपनीज एक्ट, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी कहता फिरे. Act is overriding over accounting standard. Now AS3 is applicable on every private limited company. सिर्फ 3 कंपनीज को हमने यहां से छूट दी है. एक स्मॉल कंपनी, एक 1 पर्सन कंपनी और एक डॉर्मेंट कंपनी. अभी तीनों की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा कि 1 पर्सन कंपनी कौन, डॉर्मेंट कंपनी कौन और स्मॉल कंपनी कौन. इन 3 कंपनियों को छोड़कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हैज गॉट अ वाइडर इंपॉर्टेंस. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो वो भद्द पिटी है इस कंपनीज एक्ट में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि अब इन कंपनियों का करें तो करें क्या. गले की हड्डी हो गई है हम सबके लिए. वो छोटी छोटी कंपनियां खोल के रख ली हैं, और अब उन छोटी कंपनियों की फॉर्मेलिटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है. क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो दीवार थी वो तोड़ दी गई है, उसकी जगह बोला गया है स्मॉल कंपनी. तो जितना कंपनीज एक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इधर उधर घूमता रहता था, वो सारे प्रोविजन खत्म होकर सारा कंपनीज एक्ट अब स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी की तरफ घूम रहा है. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर एट पार विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. ये लो, आप ये पहला ही सेक्शन ले लो जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होगा. सिर्फ 3 लोगों को बाहर किया है. पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा डॉर्मेंट कंपनी और तीसरा स्मॉल कंपनीज. अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती हो तो बात करो. अभी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी की डेफिनेशन दूंगा तो चाय वाला भी उसके ऊपर निकल जाएगा. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस. सो इंपॉर्टेंट इज कि स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर बाकी सब पर इफेक्ट
इफेक्टिव होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ा चेंज जो हमको अफेक्ट करेगा एज एन अकाउंटेंट। अगला फाइनेंशियल ईयर, जो अब तक कुछ भी हो सकता था, नाउ हैज बीन फिक्स्ड फॉर एवरी कंपनी। द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन फिक्स्ड। सेक्शन 2 सेक्शन 41 बोलती है फाइनेंशियल इन रिलेशन टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस पीरियड एंडिंग ऑन द 31st day of March every year, and where it has been incorporated on or after 1st day of January of a year, the period ending on 31st day of March of the following year in respect whereof the financial statement of a company or body corporate is made up. अब तक ये होता था कि हम दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुए, अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हुए, तो हमारे ऊपर होता था कि 31 मार्च को एंड करें कि 18 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें। लेकिन अब बहुत क्लियर है, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा, जब तक कि आपका इनकॉर्पोरेशन जनवरी से पहले नहीं हुआ, सॉरी 1 जनवरी या उसके बाद हुआ हो। इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी। एक कंपनी 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 जनवरी 2014 को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है 31 मार्च 2015। लेकिन अगर कोई 25 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको अपना फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च को ही करना पड़ेगा 2014 को। यानी एक कंपनी जो 31 दिसंबर 2013 को इनकॉर्पोरेट हुई, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों इनवाइट किया कुछ लोगों को। अभी यहां भी सो रहे हैं वो, वैसे मेरी क्लास में तो सोते ही थे, पर यहां आके फिर सो गए। मतलब अमेंडमेंट में उनको नहीं जगा सकते। सो बहुत क्लियर है बॉस, हम बोल रहे हैं 1 अप्रैल, तो आते क्यों? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। सोने के लिए आते हो क्या? बोले सर आप पढ़ाते हो, नींद बड़ी अच्छी आती है। पता चला कि मैं स्लीपिंग पिल हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट इज 31 दिसंबर 2013 को जो इनकॉर्पोरेट हुआ, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2014 को। लेकिन 1 जनवरी 2014 को जो इनकॉर्पोरेट हुआ, उसका अकाउंटिंग ईयर जा सकता है 31 मार्च 2015 तक। ये बहुत क्लियर है। एवरी कंपनी हैज टू फॉलो दिस। सिर्फ फॉरेन कंपनीज और फॉरेन सब्सिडरीज के केस में एक छूट उन्होंने दी है, और वो ये दी है दैट provided that on application made by the company or body corporate which is a holding company or subsidiary company or company incorporated outside India and is required to follow different financial year for the considered consolidation of its account outside India, tribunal permit कर सकती है उसको। तो मतलब आपको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा और जाकर उनसे याचना करनी पड़ेगी कि हमारी एक फॉरेन सब्सिडरी है या हमारी एक फॉरेन होल्डिंग है, जिसके कंसोलिडेशन को कोरिलेट करने के लिए हमको हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चाहेंगे तो आपको छूट देंगे, अन्यथा नहीं। और जिन भी लोगों के फाइनेंशियल ईयर अभी अदर देन 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहे हैं, उनके लिए लिख दिया है अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस केस। 2 साल का समय आपको दे रहे हैं, अपने अकाउंटिंग ईयर को अलाइन कर लो। सर 2 साल क्यों दिए? लॉजिकल है यार। मान लो अकाउंटिंग पीरियड चेंज करने के कारण उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो रही हो, तो पता चला इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से एंड करना पड़ेगा, रिजल्ट बिगड़ जाएंगे, तो भाई ठीक है 2 साल का समय दे देते हैं आपको। 2 साल के अंदर अंदर अपना अकाउंटिंग ईयर को अलाइन कर लो। तो अब आप अपने ऑफिस में जाकर ढूंढना ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंटिंग ईयर अदर देन 31 मार्च एंड हो रहे हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि हमको तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही चाहिएगा क्योंकि हमारी फॉरेन होल्डिंग या सब्सिडरी है, तो उनको बोलो कि देन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर योर फाइनेंशियल ईयर, अदरवाइज योर फाइनेंशियल ईयर विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। आपका सबका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होगा। 2 साल के अंदर अंदर इनको अलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी देयर। देन कम्स फॉरेन कंपनी, तो ठीक है, दैट डेफिनेशन डजंट हर्ट यू अलॉट। फ्री रिजर्व्स, ओहो,
They have defined another definition 243 free reserves. मैंने वो सारी definitions उठाई हैं जो आपके लिए important है, मेरे लिए important है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को समझने के लिए. फ्री रिजर्व्स को अब तक हम समझते थे दैट इज जनरल रिजर्व पहला, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा. इनको हम क्या मानते हैं? फ्री रिजर्व्स. आज भी स्थिति वही है, लेकिन उन्होंने अब आपको स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया. Free reserve means such reserve which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution as dividend. जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हैं वही फ्री रिजर्व कहलाएंगे. वो तो हमको पहले भी यही कहलाते थे. कौन से नए कहलाते थे? प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट whether shown as a reserve or otherwise, or any change in carrying amount of the asset or liability recognized in equity including surplus in P&L on measurement of the asset or liability at fair value shall not be treated as free reserves. अब क्या हो रहा है? जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए नए आ रहे हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि आप फेयर वैल्यू पे जाओ. अब कोई एसेट को अगर आप फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे तो या तो अनरियलाइज गेन होगा या अनरियलाइज लॉस होगा. उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि रिजर्व्स में शामिल नहीं होंगी वो चीजें. पहली चीज अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन या रिवैल्यूएशन रिजर्व, भले उनके आगे आपने उनको शो कर रखा हो कैसे रिजर्व, बट दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व. सेकंड, any change in carrying amount of asset or liability which recognized in equity including surplus in P&L account or measurement of the asset or liability at fair value. मान लो आपकी इक्विटी कम हो जाती, आपकी इक्विटी ज्यादा हो जाती, तो मान लीजिए आपके P&L में कोई गेन आता है तो हम उस गेन को गेन ही नहीं मान रहे. मतलब क्लियरली बात है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज वाले ही गेन ले रहे हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले गेन भी ले रहे हैं, वो अदर एक्टिविटी गेन भी ले रहे हैं वो, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग दोज गेन्स जो फेयर वैल्यू चेंज में आते हैं. तो फेयर वैल्यू चेंज के लिए तो अपना स्टेटमेंट ही अलग बनेगा. जब तक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, ओसीआई का हम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे अब अकाउंट्स के अंदर, आईएफआरएस आ रहे हैं, आईएफआरएस आकर आपसे बनवाएंगे एक तो P&L और एक बनवाएंगे सोसी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो ये बनवा रहे हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में सारे फेयर वैल्यू के अप्स एंड डाउन्स जाते हैं. हर बार आपने बोल दिया कि फिक्स एसेट को फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन करो, हर साल मैं फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं फिक्स एसेट को. अगर फिक्स एसेट को हर साल फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा तो प्लस और माइनस होंगे, तो उनको P&L में डाल के हम डालते हैं ओसीआई में, दैट इज कॉल्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. उसको रिजर्व्स में लेके जाना है, वो सीधी सी बात है. अभी हम इसलिए नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को कि हम अभी ओसीआई बनाते ही नहीं. जिस दिन से हम ओसीआई बनाना चालू कर देंगे हमारा फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा कि ओसीआई में जितनी चीजें उनको हटा दो, बाकी सारी चीजों को हम क्या मानेंगे? फ्री रिजर्व्स. नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन फ्री रिजर्व के बाद दे हैव गिवन द नेक्स्ट डेफिनेशन विच कवर्स नेटवर्थ. नेटवर्थ हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट. अकाउंटिंग कुछ भी कहे, अब कंपनीज एक्ट के लिए नेटवर्थ यही रहेगी, आप कुछ भी कर लो. कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हैं विच दे हैव डिफाइंड. अब उनके ऊपर उनको ही क्लेरिफिकेशन भी इशू करना पड़ेंगे क्योंकि they are varying with the accounting standards sometimes. Net worth means aggregate value of the paid up share capital and all reserve created out of the profit and security premium account after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off as per the audited balance sheet. अब मुझे बताओ कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, पहली बात, प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट हुए वो, यानी प्रॉफिट आपने कमाया और कमाने के बाद उसको कहां अप्रोप्रिएट किया? रिजर्व्स में. सो उन्होंने कहा कि रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ as per the audited balance sheet, but does not include reserve created out of revaluation of asset, write back of depreciation and amalgamation. यानी बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि जो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है, मतलब ओसीआई वाली इनकम को यहां भी नहीं लेना है, चाहे आपके रिजर्व्स खड़े हो. अब तक तो हम क्या करते थे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिलाकर बोल देते थे कि दिस इज व्हाट नेटवर्थ.
अब उन्होंने क्लियर कर दिया ये ओसीआई के फोकटी चीजें जो भी हैं, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये जो भी हैं, दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्थ, लिख दिया उन्होंने, बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब तक हम क्या कर रहे थे, नेटवर्थ लेने के लिए शेयर कैपिटल उठाते थे, रिजर्व एंड सरप्लस उठाते थे, दोनों जोड़ देते थे, ये नेटवर्थ। या हम कर देते थे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब वो जो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, वो डेफिनेशन खत्म हो गई सर, क्योंकि टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कर दी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व और ये सब उसमें अंदर आ जाएंगे। तो आप नेटवर्थ कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही काम और एक ही तरीका, द ओनली वे टू कंप्यूट द नेटवर्थ, एंड दैट इज दिस। तो नेटवर्थ में शामिल होंगे सिर्फ कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, मैं यही बोलूंगा, बाकी रिजर्व्स को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। देन नेटवर्थ के बाद दे हैव डिफाइंड प्राइवेट कंपनी। लो भाई, फील करो अब आप डिफरेंस पुरानी प्राइवेट कंपनी और नई प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। ये तो अभी भी वही है, खैर अब अभी का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना ये पढ़ने के लिए, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट नॉलेज। Private company means a company having minimum paid up share capital of 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed and which by its article पहला restrict the right to transfer of its share, ये तो अभी भी था, except in case of one person company limits the number of its member to 200. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 लोगों तक अपने आप को ले सकती है, 200। तो अब सही है ना यार, अब पार्टनरशिप ही अगर 100 और 200 लोगों की बनने लग जाएगी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो 200 पे लेके जाना पड़ेगा। वो 10 और 20 की जो हमारी लिमिट थी प्राइवेट उसकी पार्टनरशिप की सेक्शन 11 में, वही इंक्रीज होकर 100-200 पहुंच गई, तो फिर ये तो जाने ही। यू कैन हैव 100 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म नाउ, you can have 200 partners in a partnership firm now other than bank। तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरे को पार्टनरशिप लेने के लिए क्या दिक्कत है? यानी जो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो तो अब पार्टनरशिप ही होगी देखा जाए तो। 200 मेंबर्स की पार्टनरशिप बना सकते हो सर अब आप नए एक्ट में। ये आदमी पागल तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ हूं जी, मैं पूरा एक्ट बहुत होशो आवाज में बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं सेक्शन 433 समथिंग है उसको जब डील करूंगा आपके साथ तो बताऊंगा कि पार्टनरशिप एक्ट की लिमिट कहां पहुंच गई, पार्टनरशिप की लिमिट कहां पहुंच गई। अभी तो आप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी से चमत्कृत हो कि 200 लोगों को उन्होंने ले लिया है, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ज्वाइंट होल्डर हुए हैं, where 2 or more persons hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। ज्वाइंट मेंबर को एक ही मानेंगे, कोई नई बात नहीं, ज्वाइंट मेंबर को हमेशा से एक मानते हैं। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर, जो आपके एम्प्लॉयमेंट में है और जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में रखा है और मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल देयर एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ईएसओपी इशू किए यार हमने अब एम्प्लॉइज को, ढेर सारे ईएसओपी इशू किए, वो सब हमारे क्या हो गए, मेंबर। अब ऐसे में अगर मेरे 2000 एम्प्लॉइज हैं और उनको मैं ईएसओपी इशू कर देता हूं तो मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाऊंगा। तो दे हैव कैटेगरिकली प्रोवाइडेड फर्दर दैट person who are in employment of the company and person who having been formerly in employment of the company were the members of the company while in that employment and have continued to be the member after the employment ceases shall not be included in the number of members। ये 200 नंबर के कैलकुलेशन में एम्प्लॉइज को नहीं लेंगे। एक रास्ता निकल कर आता जरूर है कि अगर आपको 200 से ज्यादा मेंबर रखना हो तो एम्प्लॉइज को आप अपने मेंबर बनाकर रख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और जरूरी भी था यार, ईएसओपी अगर किसी देना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो मरी जाती हो तो ईएसओपी देने में, पब्लिकली कहां देने जाती, और जितने मेंबर वो सारे इंक्लूड हो जाते। तो दे हैव इंक्लूडेड देयर
shall not be included in the number of members and उसके बाद जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company. आप किसी भी सिक्योरिटी के थ्रू नहीं जाओगे. किसी भी सिक्योरिटी बोले तो ना तो डिबेंचर, ना कोई बॉन्ड्स, ना कोई डिपॉजिट्स, ना कुछ. एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड. ये तो पहले भी रिस्ट्रिक्टेड था, अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है. तो अगर चेंज के नाम पे देखा जाए तो नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंज हो गया है कितना, 200. और दूसरा उन्होंने चेंज में डाल दिया दैट एम्प्लॉइज एज अ मेंबर विल बी एक्सक्लूडेड. नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद कितने लोगों को नोट्स नहीं मिले अभी? ठीक है, अभी 100 और करवा देता हूं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहेंगे? सो लेट्स हैव पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी, प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी. 271. Public company is a company which is not a private company. Thank you. Has a minimum paid up share capital of 5 lakh. Thank you. ये तो वही है. और such higher paid up capital as may be prescribed. अभी तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन अब दे दिया है. Provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company. Provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be private company in articles. तुम्हारे आर्टिकल्स तो तुमको कह रहे हैं कि तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लेकिन तुम खुद सब्सिडरी हो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो अपने आप में पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाओगे. ये तो हमारे 1956 में भी अमेंडमेंट आया था जब पिछली बार, तो ये अमेंडमेंट कर दिया गया था. तो दे हैव इंक्लूडेड देयर इन. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन अपने इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ के रख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट नाउ दे हैव एक्सप्लोडेड अस विद दिस डेफिनेशन. खत्म कर दिया सर, बिल्कुल खत्म कर दिया, पागल बना के रखा हुआ है. रिलेटिव की ऐसी डेफिनेशन, सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे इस डेफिनेशन पे. क्यों? हम मुसलमान है तो, हम क्रिश्चियन है तो, इसको अगर पॉलिटिकल एजेंडा बनाने चला जाए कोई, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा अपने आप में ही है. क्या कह रहे हैं? रिलेटिव विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ दे आर मेंबर ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. क्यों? बाकी अनडिवाइडेड फैमिली क्यों नहीं? हम ही रिलेटिव, बाकी रिलेटिव क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा एजेंडा है जिसके ऊपर अब अगला चुनाव भी हो सकता है. दे आर मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अभी बताता हूं प्रिस्क्राइब क्या किए गए. एक मिनट, मैं कंपनी का रिलेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं पर्सन के रिलेटिव की बात कर रहा हूं. जब भी इस एक्ट में किसी पर्सन के रिलेटिव की बात आएगी, कौन होगा? एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ दे आर मेंबर ऑफ HUF. और HUF मतलब क्या यार? मेंबर ऑफ HUF मतलब मेरे तो घर में 4 HUF बना लूं मैं तो, किस किस HUF का कौन कौन कहां, वो सब वही कंपनी के रिलेटिव हो जाएंगे. ये सबसे खतरनाक प्रोविजन है HUF वाला, क्योंकि ये हर किसी को रिलेटिव बना देगा. आप किसी HUF के वो हो तो. दे आर मेंबर ऑफ HUF. मैं अगर एक डायरेक्टर हूं, मैं सपोज कंपनी में डायरेक्टर हूं, अब मेरे दादाजी की एक HUF, अब मेरे दादाजी की HUF में तो मेरे पापा जी भी आएंगे और मेरे ताऊ जी भी आएंगे, और मेरे ताऊ जी के भी सारे लड़के आएंगे और मेरे काका जी के भी सारे लड़के आएंगे, और उनके लड़के भी उसी HUF का हिस्सा है. तो कहां तक जाऊंगा मैं? खानदान का खानदान रिलेटिव हो गया, क्योंकि मैं हिंदू हूं. अच्छा, खानदान रिलेटिव हो जाए
तो या तो एचयूएफ बनाना छोड़ दो या अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि मैं इस एचयूएफ का हिस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट को पर्सनल। नहीं तो रिलेटिव का ये डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन तो आग लगा देगा सर कि दे आर मेंबर्स ऑफ एन एचयूएफ। मतलब मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरा बहुत बड़ा खानदान है, तो खानदानी डायरेक्टर रखना गुनाह हो जाएगा, क्योंकि जिसका बड़ा सारा खानदान है उसके तो सारे के सारे क्या बने हुए हैं, एचयूएफ। वो सारे एचयूएफ के मेंबर, मतलब वो सारे इसके रिलेटिव। अब जहां कोई ट्रांजेक्शन हुआ उनमें से किसी के साथ कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सीधे लग जाएगा। तो रिलेटिव बहुत क्लियरली बोल दिया, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। हस्बैंड एंड वाइफ तो होते हैं, पूरी दुनिया का कोई एक्ट ऐसा नहीं जिसमें वो रिलेटिव ना हो। वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर बोला क्या कि भाई साहब प्रिस्क्राइब कर दो। मैंने कहा प्रिस्क्राइब करने की जरूरत ही क्या थी यार, जब तुमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिख दिया। तो कुछ लोग बोल रहे हैं अगर हिंदू ना हुए तो उनके लिए तो प्रिस्क्राइब कर दें। हाँ कर दो, दंगे भड़काओ तुम बस। अब नाउ कम टू प्रिस्क्राइब। 400 जगह पूरे एक्ट में लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब। 450 से ज्यादा जगह मेरे हिसाब से, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग अकाउंट, लेकिन 450 से ज्यादा जगह ये लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब। और एज में बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स। और अब मैं निकालूंगा चैप्टर 1 के रूल, और चैप्टर 1 के रूल में बताऊंगा लिस्ट ऑफ रिलेटिव। दे हैव प्रिस्क्राइब। जब ऊपर सेक्शन में लिख दिया था तो वापस स्पाउस लाके 2 बार बताने की जरूरत क्या है कि रिलेटिव है। और जब तुमने डेफिनेशन में लिख दिया कि हस्बैंड और वाइफ आपस में क्या है, रिलेटिव है, फिर नोटिफिकेशन लाके आए भाई स्पाउस भी रहेगी। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 77 ऑफ सेक्शन 2, a person shall be deemed to be relative of another if he or she is related to another in following manner: spouse, father, सोतेले बाप सहित, फादर्स फादर, फादर्स मदर, मदर सौतेली मां सहित, मदर्स मदर, मदर्स फादर, सन सौतेले लड़के सहित, सन की वाइफ भी, सन का सन भी, सन की डॉटर भी, डॉटर स्टेप डॉटर को मिलाते हुए, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर स्टेप ब्रदर को मिलाते हुए, सिस्टर स्टेप सिस्टर को मिलाते हुए, भाभी को छोड़ दिया गया है, जीजा को छोड़ दिया गया है। दे आर नॉट रिलेटिव्स। बहुत कृपा हुई कि भांजे भांजी, भतीजे भतीजी, भाभी और साला साली सब छूटे हुए हैं। देवर एवर सब आउट है, दे आर नॉट अंडर द रिलेटिव। एक बार जरा ढंग से पढ़ लो इसको, कौन कौन रिलेटिव है। अगर आप हो तो आपकी स्पाउस जो आएगी वो तो रिलेटिव, उसको तो दुनिया की कोई ताकत आपका रिलेटिव होने से रोक नहीं सकती। फादर रिलेटिव है ही, फादर के फादर भी रिलेटिव है, फादर की मदर भी रिलेटिव है, मदर तो रिलेटिव है ही, मदर की मदर भी रिलेटिव है, मदर के फादर भी रिलेटिव है, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी और पत्नी, ये तो आपके रिलेटिव हो ही गए। इसके अलावा सन, सन की वाइफ, पुत्र वधू भी आपकी रिलेटिव है, और सन का सन पोता भी, और सन की डॉटर यानी पोती भी आपकी रिलेटिव है। डॉटर आपकी रिलेटिव है, डॉटर का हस्बैंड आपका दामाद आपका रिलेटिव है। ब्रदर, अच्छा डॉटर के बच्चे आपके रिलेटिव नहीं है। ब्रदर बस वही रिलेटिव है, बाकी सब उसके रिलेटिव है, अपने नहीं है। सिस्टर सिर्फ वो अपनी रिलेटिव है, बाकी सारे उससे जुड़े हुए उसके रिलेटिव है, अपने नहीं है। तो कट थ्रोट कट बहुत सीजनड डेफिनेशन उठा करके दी गई है, कट करके कि दीज ऑल आर आवर रिलेटिव्स। इससे ज्यादा हमारे रिलेटिव की लिस्ट ही नहीं है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर अंकल नहीं आ रहे, ताऊ जी, काका जी कोई नहीं आ रहे हैं, पर वो एचयूएफ जो डाल दिया बड़ा सारा, वो तो पूरा खानदान ही आ गया, फिर तो कोई बचा ही नहीं ना उस खानदान में। जितने मेल मेंबर्स सारे ही रिलेटिव हो गए। तो वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन अभी आई है, दैट इज एचयूएफ। तो वो अपने आप में रिलेटिव बना लेती है। सो रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो बहुत क्लियर है, वो यहां है। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखें कि 2 डेफिनेशन यहां पर है, एक है रिलेटिव और एक है रिलेटेड पार्टी। दे हैव 2 definitions. One is known as relative and another one is known as related party. वो डेफिनेशन जो रिलेटेड पार्टी की है वो रिलेटेड पार्टी के अंदर आएगी, यहाँ नहीं। सेक्शन 185 में रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेन्ड
दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक रिलेटिव की, एक रिलेटेड पार्टी की। तो नई डेफिनेशन के अंदर रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड उन्होंने कर लिया है कुछ चीजों को। नाउ स्मॉल कंपनी जिसके मारे परेशानी। अब कंपनीज एक्ट 1956 का लाड़ला सपूत हुआ करता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब वो बड़ा हो गया है। 2013 के अंदर लाड़ प्यार सिर्फ एक ही चीज को मिलेगा, दैट इज स्मॉल कंपनी, और इससे भी ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा एक कंपनी को जिसका नाम है 1% कंपनी, जो अभी तक इनकॉर्पोरेटेड हुई नहीं है कहीं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी होते ही तुम इस कैटेगरी की डेफिनेशन से तो बाहर ही हो गए। बस ये डेफिनेशन अब तुम्हारे जीवन निर्धारित करेगी। ये बहुत ही क्रिटिकल डेफिनेशन है अंडर दिस एक्ट। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी तो कभी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती, बहुत क्लियर है। जिसकी पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, या सच हायर अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब कर दें जो 5 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, ओके। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट P&L डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ टर्नओवर कौन सी बड़ी बात है यार, हर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। 2 करोड़ के ऊपर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर पहुंच गया तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट P&L डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब provided that nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company, a company registered under section 8 or a company or a body corporate governed by any special act। का मतलब इनको हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर कर दें। अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी की चेन का हिस्सा हो या आप खुद एक सब्सिडरी कंपनी हो तो आप हो ही नहीं मतलब स्मॉल कंपनी, क्योंकि आपका तो अपना ही नेटवर्क। दूसरा, सेक्शन 8 पे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर आप हो तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं। और तीसरा, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी और स्पेशल एक्ट के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मान पाएंगे। यानी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तीनों स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, इसलिए ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आया कौन? जिसकी पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। ऐसे को हम क्या मानने वाले हैं? स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी के लिए, और उसने ये भी लिखा है कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन अब तक जो चैप्टर 1 के लिए हमारे पास रूल आए हैं, चैप्टर 1 के रूल्स में सेक्शन 70 सबसेक्शन 77 तक तो प्रिस्क्रिप्शन आया था, लेकिन उसके बाद कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, इसलिए अभी तो वही की वही चीज है। सो वी हैव 285 के लिए कोई भी रूल नया अभी आया नहीं, इसलिए अभी यही एप्लीकेबल होगा। देन कम्स सब्सिडरी कंपनी और अ सब्सिडरी। लो भैया, एक और डेफिनेशन जो आ गई है चेंज, और खतरनाक चेंज के साथ। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वैसा का वैसे ही है। exercises or controls more than 1/2 of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary। और जब आप यहां बोल देते हो कि टोटल शेयर कैपिटल, तो इक्विटी और प्रेफरेंस सब मिल जाती है सरकार। हेलो, अच्छा किसी को मालूम ही नहीं होगा ना अभी तो कि इक्विटी कैपिटल थी। होल्डिंग और सब्सिडरी के अंदर
सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में बैंड बजा दी है उन्होंने, साफ कह दिया मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल either at its on or together with one or more of its subsidiary. ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो था मोर देन 1/2 ऑफ दी वोटिंग पावर। और हम कहते थे वोटिंग पावर तो सिर्फ किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। हम तो यहाँ कह रहे हैं साहब वोटिंग पावर है ही नहीं, हमको तो टोटल शेयर कैपिटल चाहिए। वोटिंग पावर खत्म हो गया सर डेफिनेशन में से, नॉमिनल वैल्यू खत्म हो गया डेफिनेशन में से, डेफिनेशन में तो आ गया टोटल शेयर कैपिटल। तो अब टोटल शेयर कैपिटल में तो सब आ गए, प्रेफरेंस भी आ गए, इक्विटी भी आ गए। अब आपने अगर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को मिला के मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ले लिया, तो आप सोचो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे उसके अंदर अब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी तो उसको भी लेना पड़ेगा। और हमको तो कोई मतलब ही नहीं अब कि वो प्रेफरेंस है कि इक्विटी, हमारे लिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दोनों आएंगे, प्रेफरेंस भी आएगा और इक्विटी भी आएगा। ऑल द बेस्ट। खैर नवंबर 14 वाले इस चीज से बचे हुए हैं कि उनको अकाउंटिंग के अंदर रिपरकेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन मई वालों को तो अकाउंटिंग के अंदर रिपरकेशन पूछेंगे। मतलब आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि जो चेंज आएंगे इन चेंज का रिपरकेशन तो आएगा ना। आप कैसे बात करते हो कि मैं कंसोलिडेशन तो वैसे ही कर लूं जैसा अभी तक कर रहा था और कंपनी एक पूरा चेंज कर दूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि कंपनी एक चेंज कर दो, कंसोलिडेशन चेंज ही मत करो। और अभी रुको, provided that such class or classes of holding company as may be prescribed, एक मिनट, हाँ, provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such numbers as may be prescribed. होल्डिंग की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी तीसरी लेयर से नीचे जाने नहीं देंगे वो आप। You cannot have layers of subsidiaries. They will restrict on layers. अभी प्रिस्क्रिप्शन आएगा कि कितनी लेयर्स है, मतलब होल्डिंग है, होल्डिंग के नीचे सब्सिडरी है, उसके नीचे एक और सब्सिडरी, बस इससे नीचे वो जाने नहीं देंगे, लेयर पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक की सब्सिडी दूसरी, दूसरी की तीसरी, तीसरी की चौथी, चौथी की पांचवी चल रही है, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। नाउ द रिस्ट्रिक्शन इज देयर ऑन लेयर्स। नाउ ये एक्सप्लेनेशन है भगवान। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी फॉर द होल्डिंग कंपनी। तो ठीक है ना, अल्टीमेट होल्डिंग की सब्सिडरी हम ए को बी की और बी सी की है, तो हम अपने आप में ए को क्या मानते थे कि वो होल्डिंग है किसकी, सी की। Composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that another company, by exercising of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or in majority of the director. The same definition जो हमने देखी हुई थी पहले, same to same आई है। Now the expression company includes any body corporate. मतलब खतरनाक है सर। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें तुमने ले रखा है मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर, वो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन में आएगी। अब दैट विल ऑल्सो कम इन कंसोलिडेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट कौन होती है, तो जो किसी एक्ट अदर एक्ट के अंदर हो गई तो वो भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, फाइन, वो तो ठीक है। Now this is the definition of subsidiary company, जिसमें सबसे बड़ा चेंज आया शेयर कैपिटल का मोर देन 1/2, वोटिंग पावर की जगह क्या आ गया, शेयर कैपिटल का मोर देन 1/2। तो दैट इज अ प्रॉब्लम जो आ रही है। बाकी सब्सिडरी की डेफिनेशन में कहीं कोई चेंज नहीं है। देन कम्स टर्नओवर। लो भैया, टर्नओवर भी डिफाइंड है, और ऐसा टर्नओवर डिफाइंड है, टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड फ्रॉम द सेल। डेफिनेशन से ऐसा लगता है कि जो रियलाइज हुआ वो सेल और जो अनरियलाइज्ड वो सेल नहीं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि
क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो निपट जाएंगे। टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड फ्रॉम द सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और बाय बोथ बाय द कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। Now what does this word realization means? Loosely drafted है, recognition होना चाहिए, realization आ गया है, पर पूरे वर्ल्ड में रियलाइजेशन के आधार पर कभी हम सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम मान लेंगे कि सेल रियलाइज हो गई है अगर सेल रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली एक चीज गायब है, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इस डेफिनेशन पे ओवरराइड करेगा कि इट विल नॉट सर्टेनली इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुप है इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आ जाएगा। अदरवाइज टर्नओवर की डेफिनेशन तो उन्होंने दे दी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट मेड फ्रॉम सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और बाय बोथ बाय द कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अदर इनकम वैसे भी टर्नओवर में कभी शामिल नहीं हुई, यहां भी कभी शामिल नहीं होगी, सो दैट टर्नओवर डेफिनेशन इज देयर, वो उन्होंने क्लियर कर दी। देन वोटिंग राइट्स अपनी जगह है, होल टाइम डायरेक्टर ओके। सो यहां जाके चैप्टर खत्म होता है।